कल के दमदार एक्शन के बाद आज सुस्त शुरुआत के हैं आसार और दुनिया भर के बाजारों में लंबी छुट्टी के बाद आज अमेरिकी बाजार रात को खुलेंगे। एक्शन रहेगा भरपूर। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि ढेरों खबरें हैं, कई सारे फैक्टर्स हैं जिस पर अनिल जी की राय लेनी है और कल की तेजी के बाद आज बाजार की चाल कैसी रहेगी ये भी जानना है। मॉर्निंग सर, बताएं क्या कह रहे हैं आज के संकेत दीप वैसे तो कम ही है, चूंकि अमेरिकी बाजारों में कल छुट्टी थी, लेकिन डाउ फ्यूचर्स से संकेत थोड़े ठीक है, बेहतर हैं। कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। डाउ फ्यूचर्स अभी भी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ऊपरी स्तरों से थोड़े से नीचे जरूर है। कच्चा तेल यहाँ पर 1 लाख बैरल उत्पादन घटाने की बात ओपेक प्लस ने की है और थोड़ा सा मजबूत हुआ है, लेकिन उतना नहीं जितना शायद डर लगे कि बहुत मजबूत हो सकता है। $95 के आसपास है। डॉलर इंडेक्स 110 के आसपास है, इस वक्त बरकरार है, ऊपरी स्तरों पर ही है। और आज एक और ड्रीम लिस्टिंग की तैयारी है और वो है ड्रीम फॉक्स। ये आईपीओ आज लिस्ट होने जा रहा है। एक दमदार लिस्टिंग की कर लीजिए तैयारी। बिल्कुल, तो बड़ी लिस्टिंग की तैयारी है, बट और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे बाजार पर आपको एक्शन दिखाते हुए दिख सकते हैं। थोड़ा एसजीएक्स निफ्टी ऊपर से फिसला है, बट ठीक है, थोड़ा एक्शन वहाँ पर आपको थोड़ा सुस्ती दिख रहा है आज सुबह से, बट पॉजिटिव मोमेंटम में है। थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स पर एक बार टच करते हैं। वैसे तो कल अमेरिका से कुछ संकेत नहीं आए, बट ये ओपेक ने फैसला ले लिया सर, आउटपुट घटाने का। जो पिछले महीने बढ़ाया था 1 लाख बैरल, वही वापस ले रहे हैं इन अ वे। और कच्चे तेल में कल रिएक्ट किया, बट जहां पर कल थे चल क्या रहा है थोड़ा। मुझे लगता है कि जो ग्लोबल स्थिति है इस वक्त, जो आर्थिक धीमेपन या मंदी की आशंका, अमेरिका में धीमेपन की आशंका, यूरोप में मंदी की आशंका, चाइना में डिमांड कम होने का जो डर है, ये सारी चीज़ों के बीच में ओपेक अपने आप को पहले से तैयार करता हुआ दिख रहा है कि इससे पहले कि इन सब के चलते कच्चे तेल के दाम तेजी से घटे, वो ये साफ कर देना चाहता है कि हम अगर दाम को बहुत ज़्यादा नीचे आने नहीं देना चाहते, हम मेंटेन रखेंगे। और उन्हें पता है कि विंटर सीजन यानी कि सर्दियों का मौसम जो शुरू होने वाला है, उससे पहले यूरोप के पास ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। उनकी मजबूरी है, भले आर्थिक मंदी भी हो, लेकिन उन्हें खरीदना तो पड़ेगा ही। आई थिंक उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ओपेक अपनी पोजीशनिंग कर रहा है और इसीलिए उन्होंने जो 1 लाख बैरल पिछली मीटिंग में जो उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाने का फैसला किया था, उसे पूरा का पूरा वापस कर लिया है। सो यानी कि पुराने प्रोडक्शन पर ही फिर से आप आ गए हैं। सो आई थिंक ये पोजीशनिंग है और हो सकता है थोड़ी डिमांड में कमी के संकेत भी आते हुए दिख रहे हो। एक कारण वो भी हो सकता है कि जब डिमांड कम है तो क्यों प्रोडक्शन करना। तो आई थिंक वो एक और कारण है, और वो डिमांड कम होने का कारण ज़्यादातर आपको चाइना की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। थोड़ा बहुत अमेरिका में हो सकता है, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि ये पोजीशनिंग ज़्यादा है। हाँ, हमारे लिए इसमें एक ही संकेत है दीप, और वो ये कि जो कच्चे तेल में ज़्यादा गिरावट का हम संकेत सोचे थे, वो शायद एक बार के लिए रुक जाए। वही $93-95 के आसपास आकर बार बार सपोर्ट लेता है, ये एक संकेत इमीडिएटली दिखता है। लेकिन थोड़ा सा पोजिशनली अगर आप सोचें, हफ्ते 2 हफ्ते 4 हफ्ते के हिसाब से व्यू ले, तो इसका मतलब क्लियर है कि अभी तक उतने मंदी के और उतने धीमेपन के संकेत कोई आए नहीं। चाइना के लॉकडाउन वाली चीज़ों पर दुनिया में कोई भरोसा नहीं करता। उसके बावजूद अगर अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित रूप से ओपेक प्लस पहले ही 1 लाख बैरल प्रोडक्शन घटाने का संकेत दे रहा है, इसका मतलब कहीं न कहीं उन्हें डर है कि दाम कम हो सकते हैं। और अगर ये रिवर्स साइकोलॉजी काम करे तो फिर क्यों नहीं कच्चा तेल $90 उसके नीचे आ सकता है। सो मैं तो वो सोचता हूँ कि जो दिख रहा है वो पढ़ने के बजाय जो नहीं दिख रहा है, अगर उसे समझकर बाजार उस पर रिएक्ट करे तो फिर ये हमारे लिए एक अच्छी बात हो सकती है। तो यहाँ से और दाम गिर सकते हैं, गिरने चाहिए। मैं तो ये सोचूंगा कि अगर से आपको पहले ही डर लग रहा है कि मेरे प्रोडक्ट के दाम गिर सकते हैं, तो फिर कंज्यूमर तो ये सोचेगा और फिर मार्केट उस पर रिएक्ट करना चाहिए। सो लेट्स सी। और शायद यही वजह कि प्रोडक्शन घटाने के बावजूद कच्चा तेल उछला नहीं। यही दीप आप सोचिए, 3 महीने 4 महीने पहले वाला माहौल होता और अगर $1 लाख बैरल प्रोडक्शन आप घटा दें तो ये $100 पे होता। करेक्ट, 5-6% और बढ़ जाता। तो मैं उस वाले कैंप में हूं जो ये मानता है कि कच्चे तेल के दाम में गिरावट का ट्रेंड है, और उसको देख के, उसको डर के या उसका अंदाजा लगाकर दामों को आर्टिफिशियली होल्ड करने की कोशिश ओपेक प्लस की हो रही है। और आर्टिफिशियली कोई भी चीज़ मार्केट के सामने चलती नहीं है। उस हिसाब से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जल्दी अगर $90 और इसके नीचे देखने को मिले तो बढ़िया हो सकता है। मेरी थॉट प्रोसेस उधर है। ये मेरी सोच है, मेरी थॉट प्रोसेस ज़रूरी नहीं कि वो सही हो, लेकिन ठीक है, जो है आपके सामने। तो ओवरऑल ये सब होने के बावजूद कच्चा तेल नहीं भागा, इससे मुझे संतुष्टि है।
चलिए आशा करते हैं ये बात आप जो कह रहे हैं ये प्रेडिक्शन सच है, बट अच्छी बात हो जाएगी अनिल जी। वैसे पॉइंट तो बहुत वैलिड है कि शायद यहाँ से और गिरने के आसार आते दिखें। बट एक जो कंसर्न है, आपने मंदी की बात करी, यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी, अब बात चल रही है कि वहाँ पर मंदी आ जाएगी क्योंकि जिस तरह से नेचुरल गैस, और वहाँ पर तो सब चीज़ के लिए, घरेलू कामकाज के लिए, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी नेचुरल गैस पर हैवी डिपेंडेंस है, और अगर यही आनी बंद हो जाए विंटर से पहले तो परेशानी बढ़ सकती है। और जर्मनी अगर रिसेशन में जाएगा तो फिर यूरोप की परेशानी तो और ज़्यादा बढ़ सकती है सर। जर्मनी, यूरोप और बाकी सारे बड़े देशों के साथ सहानुभूति के साथ एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्हें मतलब वो हिंदी में आई डोंट नो आप समझेंगे नहीं समझेंगे, छठी का दूध याद आएगा। मतलब कि आपको अब समझ में आएगा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है, अंडर डेवलप कंट्रीज होती है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो होती है, वो किस तरह की मुश्किलों से गुजरते हैं। ये मुश्किलें इन्होंने ज़िंदगी में कभी देखी नहीं देखी, और हर दिन एक जैसा सामान नहीं होता। यही कच्चा तेल 125-150 डॉलर होता था तो भारत और भारत जैसे कई सारे देश बड़ी मुश्किल में आ जाते थे। आज सिचुएशन उल्टी है, आज हम 100 डॉलर पर भी लड़खड़ा नहीं रहे, बिल्कुल 125 डॉलर पर भी हम हिले नहीं। और आप सोचिए इनके गैस के दाम डबल होते, क्यों? हमारा कच्चा तेल 40 का 140 नहीं हुआ है क्या? हुआ है ना। बिल्कुल तो अगर नेचुरल गैस के दाम 2 गुना 3 गुना हो गए तो दूसरों के लिए भी तो हुआ है। हमने भी हमारी अर्थव्यवस्था संभाली है। हम ये नहीं चाहते किसी देश की अर्थव्यवस्था कोई देश डूबे, लेकिन जो नजरिया होता था पश्चिम के देशों का डेवलपिंग या अंडर डेवलप कंट्रीज की तरफ, अब वो नजरिया उन्हें अपने लिए देखना पड़ेगा। वो चाहे किसी भी नज़र से देखते हों, हम ये सोचेंगे कि चलिए किसी भी देश के साथ खराब ना हो, जो दाम हैं वो सही रहने चाहिए, न कम हो न ज़्यादा हो। जो नेचुरल गैस के दाम बढ़ रहे हैं वो आर्टिफिशियली बढ़ रहे हैं और हम सबको पता है क्यों बढ़ रहे हैं। रशिया ने अगर ठान ही लिया है कि अब आज कोई कुछ नहीं बोलता रशिया के अगेंस्ट में, आज कोई सेंक्शन नहीं लगा रहा। एग्जैक्टली क्यों भाई? अमेरिका लगाना भी चाहे तो यूरोप बोलेगा भाई हमको गैस चाहिए। सबको अपना अपना इंटरेस्ट देखना है। एग्जैक्टली और ये सब अपना अपना इंटरेस्ट देखने के चक्कर में पूरी दुनिया की ऐसी तैसी कर रहे हैं। सब अर्थव्यवस्था इस वक्त मुश्किल में आ रही है। बेहतर ये होता अपने अपने ईगो को साइड में रखकर सब लोग बैठकर मामला सुलझाते, खत्म करते। अब यह हालत है, खुद यूक्रेन नहीं पूछ रहा कि आके हमारी मदद करो। एग्जैक्टली रशिया को लेकर कोई इंटरवेंशन नहीं कर रहा। सो सब ने भगवान भरोसे छोड़ रखी दुनिया को कि जब जो जिसको जैसा होना होगा वैसा होगा। और वो तभी होगा दीप, इसका सॉल्यूशन अब जो निकलेगा ना वो तब निकलेगा जब 2-4 देश उड़ेंगे, इनकी अर्थव्यवस्था खराब होगी और तब जाकर सबको समझ में आएगा कि अब इस मामले को निपटाकर ख़त्म करने की ज़रूरत है। और पता चला कि रशिया ने युद्ध करके उल्टा मतलब मोटे पैसे कमा लिए बजाय गंवाने के, वैसी वाली सिचुएशन है, लग वैसे ही रहा है। सो आजकल है ना वो बम और बारूद से ज़्यादा मतलब आर्थिक मोर्चे पर, करेंसी के मोर्चे पर वैसे युद्ध लड़े जाने लगे हैं। सो आई थिंक बड़ी ग्रिम सी सिचुएशन है, ख़राब सी स्थिति है पूरी दुनिया में। लेट्स सी क्या होता है। जर्मनी जैसी अर्थव्यवस्था मंदी में आए, हमारे लिए एक और स्टेप आगे बढ़ने का मौका है। हम किसी को पछाड़ के नहीं बढ़ना चाहते, लेकिन कोई पीछे ही जाके हमें आगे बढ़ने का मौका दे तो हम मना थोड़ी करेंगे। हो सकता है बिल्कुल मतलब अगर और टॉप 3 में हमें तो पहुंचना ही है। तो मतलब अब ये है कि कौन बचा है फिर आपका? अमेरिका, चीन, जापान, चौथा जर्मनी है, ब्रिटेन तो हमारे पीछे हो गया। तो मतलब टॉप 4 तक तो समस्या नहीं है, हो सकता टॉप 3 तक भी आ जाए। आगे का चैलेंज तो नंबर 1 और नंबर 2 में ही है, अमेरिका और चाइना के बीच में। वो तो खैर उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हाँ जो कुछ हो रहा है अब मुझे लगता है कि एनर्जी क्राइसिस को सॉल्व करने की ज़रूरत है। और एक और चीज़ बताऊँ, ये सब चीज़ें होंगी अगर यूरोप में इस तरह की दिक्कतें आगे चलती होती है, ये हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। अच्छा किसी के लिए नहीं है। मतलब आप है ना, अगर एक नॉर्मल माहौल में आप बिजनेस कर रहे हैं, दुनिया भर के देश चल रहे, वो अच्छी बात है। एबनॉर्मल सिचुएशन में किसी को फायदा और किसी को बहुत बड़ा फायदा और किसी को बहुत बड़ा नुकसान हो, ये किसी के लिए अच्छा नहीं है लॉन्ग टर्म। अगर समझिए कि गल्फ कंट्रीज की ताकत ऑयल प्रोड्यूस करने की है, वो ऑयल प्रोड्यूस करे, पैसा कमाए, अपनी इकोनॉमी चलाए। उनको किसी तरह का इंजीनियरिंग सपोर्ट देने की ताकत जर्मनी की है, वो काम कर, जिसकी जो ताकत है उसके बेसिस पे वो बिजनेस करे और करता रहे, वो ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए अचानक से जर्मनी बोले कि भाई मैं तो आधी बिल्डिंग बना के छोड़ दूंगा अनलेस कि मुझे ये प्राइस मिले, या गल्फ कंट्री बोले मैं तो आधा ही प्रोडक्शन करूंगा अनलेस मुझे ये प्राइस मिले, या रशिया बोल दे मैं गैस। ये जो इनडायरेक्ट ब्लैकमेलिंग है किसी भी देश की, और उससे मतलब बड़ा पैसा कमाने की जो प्रवृत्ति बन रही है,
वो दुनिया भर के लिए ठीक नहीं है। उससे थोड़ा बाहर निकलने की ज़रूरत है, और वो ऐसे हमारे बोलने से या किसी के सोचने से नहीं होता। ये लेसन थोड़े मुश्किल से लोग अपने आप सीखते हैं, देश अपने आप सीखते हैं, जो इस बार मुझे लगता है कि और कोई नहीं, यूरोप वाले सीखेंगे बुरी तरह से। हाँ, अब वो तो ऐसे ही होता है, ऐसे ही। जब आता है Hopefully जल्दी ठीक हो चीज़ें, वो उम्मीद कर सकते हैं हम। बिल्कुल। तो ग्लोबली तो थोड़ी सिचुएशन अभी नाजुक लग रही है, बट मार्केट्स पर वैसा रिएक्शन आ रहा है। और हमारे बाजार सर, कल का जो एक्शन है वो ये थोड़ा समझाइए, क्योंकि कल कोई अच्छे ग्लोबल संकेत तो थे नहीं। एक कच्चा तेल भी ऊपर ही जा रहा था कल जब हम क्लोज थे ओपेक मीट से पहले। रुपया भी थोड़ा वीक हुआ था, बट पास वैसे स्टेबल था। कल ये जो हमारे बाजार में हो, ये क्या हुआ? 125 अंक और डेज हाई पर हम बंद हुए। बैंक्स की लीडरशिप फिर से देखिए। देखिए, बैंक्स तो ऑलरेडी संकेत दे ही रहे थे कि हमें ब्रेकआउट होना है, लेकिन कल के सेशन में बड़ी जो रिकवरी की कारण जो आई है वो एक ही रीजन है दीप। जब से हमने इस सीरीज की शुरुआत की है, सितंबर की सीरीज में आप देखिए एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन घटकर 17% आ गई जी, करेक्ट। और एफआईज ने उस दिन से ज़्यादा बेचना शुरू किया जिस दिन डाउ पिछले फ्राइडे को 1000 पॉइंट गिरा था, और इस पिछले पूरे हफ्ते में फिर उन्होंने बेचा। पिछले फ्राइडे 1000 पॉइंट गिरा था, पिछले पूरे हफ्ते उन्होंने बिकवाली की, करेक्ट। 17% पर अगर आप आ जाते हैं, ग्लोबली उतना कुछ खराब नहीं होता दिख रहा, ठीक है, जितना होना हो गया। तो आई थिंक थोड़ा सा कहीं कहीं एफआईज की बिकवाली पर ब्रेक लगाए, उन्होंने हल्के से शॉर्ट्स काटने की कोशिश की है, और उतना ही काफ़ी। देखिए, लोकल फंड्स और लोकल ट्रेडर्स तो खरीदारी के मूड में हैं, और अगर एफआईज के फ्लोज आपके नेगेटिव ना हो, आपको उतना ही काफ़ी है बढ़ने के लिए, और अगर थोड़ा बहुत खरीदने के मूड में आ जाए तो फिर क्या कहना है। तो कल की रिकवरी को मैं ग्लोबल मार्केट्स के साथ जोड़ के नहीं देख रहा, और वो इसलिए भी नहीं देख रहा दीप कि कल दुनिया भर में हम अकेले थे जो बेहतर थे। दुनिया भर में हम अकेले थे जो ज़्यादा मजबूत थे। भले हम कारण दे दें कि भाई डाउ फ्यूचर हमें हरे निशान में दिखे, भले 50 ऊपर हो, भले 75 ऊपर हो, 50-75 की कोई वैल्यू होती ही नहीं है, लेकिन हमें हरे में देख के हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो ठीक है ना, यहाँ पे कुछ खराब नहीं है। और उसके ऊपर अगर 17% की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन से एफआई थोड़ी शॉर्ट कवर करने की कोशिश करें, जो कि डेटा में दिख रहा है, तो आपका काम हो जाता है। तो कल की रिकवरी में मैं ये कहूँगा प्योरली और पूरे सिर्फ लोकल फैक्टर्स है, और लोकल फैक्टर्स में भी एक जो सबसे बड़ी चीज़ है कि एफआईज को अपने शॉर्ट्स कवर करने थे, इंडेक्स लॉन्ग में वो काफ़ी नीचे आ गए थे, उस हिसाब से उन्होंने रिकवरी की, उस वजह से 17 से 23% आए हैं, 5% लॉन्ग पोजीशन बढ़ी है। और आप डेटा भी देखेंगे एफआईज के, मैं अभी बता दूं आपको कि इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स दोनों में खरीदारी के आंकड़े आए हैं। वायदा कारोबार के डेटा आप देखिए, इंडेक्स फ्यूचर्स उन्होंने 1111 करोड़ के खरीदे हैं, और स्टॉक फ्यूचर्स 826 करोड़ के खरीदे। दीप दोनों में ओपन इंटरेस्ट घटकर आया है। ये सीरीज का अंत नहीं है, राइट, सीरीज की शुरुआत में ही है अभी, आप फर्स्ट हाफ में ही है, और ओपन, ये तो लंबी सीरीज है ना, नहीं लंबी सीरीज अगस्त की थी, 5 हफ्ते की। हाँ, तो कुल मिलाकर ये कि दोनों जगह ओपन इंटरेस्ट घटकर आया। 800 करोड़ का कैश में बेचा जरूर है, लेकिन सामने सामने उतने स्टॉक फ्यूचर्स खरीद लिए, ठीक है। 1111 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं एफआई ने। इसका मतलब क्लियर कट है कि शॉर्ट कवरिंग कल हुई है, वो उसका फायदा मिला है, और लोकल फंड ने एक दिन बेचने के बाद कल फिर से 550 करोड़ की खरीदारी की। तो मेरे ख्याल से कल हमारे अपने डिमांड सप्लाई डेटा वो ज़्यादा काम के हैं, और उस वजह से रिकवरी हुई है। तो हमारे डेटा अच्छे लग रहे हैं, हमारे डेटा में खराबी नहीं है, हमारे डेटा में खराबी नहीं। हमारे डेटा में एक ही चीज़ है, खराबी कुछ नहीं है दीप, हम कुछ ऐसे लेवल के आसपास पहुंचे जहां पहुंच कर थोड़ा सा रुकने के चांस बनते हैं। एक बैंक निफ्टी 40,000 के आसपास का सिग्निफिकेंस यही कि बड़ा लेवल है, राइट सर, है ना, थोड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है। निफ्टी में 17,800 के आसपास आकर आप रुकते हैं, तो 17,750 17,800 वो थोड़ा सा कंजेशन जोन है, तो आई थिंक वहां पर आकर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होगी। 40,000 के आसपास आएंगे, अब वो 39,950 से होती है, 40,050 से होती है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग वहाँ हो सकती है। तो हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग ऊपर हो सकती है, और होनी भी चाहिए। जो आपने पिछले कुछ दिनों का ये ट्रेंड बताया हुआ है कि हल्का हल्का ट्रेड करिए, ऊपर लेवल आ जाए बेच दीजिए, नीचे, वो अभी भी स्ट्रेटजी? हाँ, वही रखना है, टुकड़ों टुकड़ों में खरीदिए, टुकड़ों टुकड़ों में बेचिए, अभी वो स्ट्रेटेजी के साथ चलेंगे। अगर कुछ बदलाव होगा तो देखेंगे आप। ठीक है सर, चलिए बढ़िया। तो लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे बाजार के, बट हाँ हमारे संकेत कंफर्टेबल हैं। बताएं सर फिर आज का सेटअप। ग्लोबल संकेत मैंने न्यूट्रल ही रखे हैं, मैं बहुत पॉजिटिव संकेत नहीं रखा हूँ आज। ग्लोबल संकेत न्यूट्रल है, एफआईज के संकेत न्यूट्रल हैं, डीआईज के संकेत पॉजिटिव हुए हैं वापस से, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल हैं। कल की रिकवरी के बाद सेंटीमेंट न्यूट्रल से पॉजिटिव हुआ है, और ट्रेंड पॉजिटिव है ही, तो नेगेटिव कुछ भी नहीं है, या तो न्यूट्रल है या पॉजिटिव है। 3 न्यूट्रल 3 पॉजिटिव। 17,540 17,600 आज के लिए तुरंत प्रभाव से ये सपोर्ट का काम करेगा, और इसके ठीक नीचे 17,400 17,475 स्ट्रॉन्ग बाय जोन के तौर पर आता है। हायर साइड पर 17,690 17,760 ये वो रेंज है जहाँ पर आपको बाजार जाते हुए दिख सकते हैं, ठीक है।
इसके पार निकले तो 17,800 से 17,850 की वो रेंज होगी जिसके लिए आपको प्रॉफिट बुकिंग करने की राय होगी। ठीक है। बैंक निफ्टी 39,425, 39,550 तुरंत प्रभाव से बैंक निफ्टी पर आपके लिए सपोर्ट रेंज निकल कर आती है। इसके नीचे जाने की चांस कम है, लेकिन अगर गए तो 39,200 से 39,325 स्ट्रॉन्ग बाय जोन आपका निकल कर आता है। इस रेंज पर फोकस करना है। हायर साइड पर 39,950, 40,050 पहली रुकावट की जगह। इसको पार करने में थोड़ा मुश्किल तो लगेगा, आसान नहीं है। अगर कर लिया तो दीप यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूँ बैंक निफ्टी में। 40,050 के बाद रास्ता बड़ा साफ है और 40,325 के पहले कोई ढंग की रुकावट की जगह दिखती नहीं है। यानी कि आप 250 पौने 300 पॉइंट तेज दौड़ लगाएंगे 40,050 के पार टिकने पर। जैसी 40,000, अब जब हुआ तब हुआ, यहाँ रास्ता साफ दिख रहा है। तो 40,500 तक की यात्रा करने के लिए बैंक निफ्टी तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर नजर रखिए, आखिरी बाधा बैंक निफ्टी के लिए 39,950, 40,050 है। ठीक है। ये 100 पॉइंट की रेंज पार करके टिक गए तो बढ़िया शॉर्ट कवरिंग और अच्छी खरीदारी आपको देखने को मिलेगी जी। ठीक है, तो चलिए 40,000 इंपॉर्टेंट लेवल पर गया, 40,050 अगर मान ले वहां से अच्छा एक्शन आएगा। आज के लिए सपोर्ट 17,640 पे आप बंद हुए हैं, 665 माफ कीजिएगा। 17,600, 17,575 दो छोटे लेवल है। 17,540, 525 और 17,500 मीडियम लेवल है। इसके नीचे की जरूरत नहीं, खाली नोट करके रख ले। 17,475 से 17,400 हायर साइड पर 17,690, 17,750 दो छोटे लेवल है। 17,775 और 17,800 मीडियम लेवल है। 17,850, 17,900 तक के बड़े लेवल के लिए आपको बैंक निफ्टी पर रखनी है, सॉरी निफ्टी पर रखनी है नजर। अब आइए बैंक निफ्टी 39,800 पर आप बंद हुए हैं बैंक निफ्टी पर। 39,675 और 39,600 दो छोटे लेवल है। 39,550, 39,425 मीडियम लेवल है। इसके नीचे की जरूरत वैसे नहीं दिखती, नोट करके रख ले। 39,325, 250, 200 और 39,050 ये सारे लेवल्स हैं। सो बेसिकली 39,000 के नीचे की जगह है नहीं और 39,200, 300 से लेकर 39,500 की रेंज में मल्टीपल सपोर्ट निकल कर आते हैं बैंक निफ्टी के लिए। ये जो 1% की रेंज है बैंक निफ्टी की, ये खरीदारी करने के लिए आज से बेस्ट साबित होगी जब भी मौका मिले। हायर साइड पर कितना जा सकते हैं? एक तो कल का हाई है 39,850, उसके बाद 39,950 और 40,050 ये विजिबल लेवल्स हैं। इसके पार 40,325, 40,500, 40,600 इसके ऊपर के मैंने लिखे नहीं, मैंने कहा काफ़ी इतनी। पर अब 40 की रेंज की बात तो हो रेंज की बात शुरू हो रही है, बड़े दिनों बाद हमने 40,000 की बात तो की है। बिल्कुल। 18,000 अभी थोड़ा दूर है निफ्टी के लिए, बट 40,000 आ गया है बैंक निफ्टी के लिए। कल की रिकवरी में सर बताएं एफआईएस की पोजीशन, पीसीआर क्या कह रहा है? पीसीआर थोड़ा बढ़कर आया है 1.04 से 1.21, थोड़ा सा बढ़ा है नेचुरली मार्केट के मूड के साथ में। हालांकि अलार्मिंग लेवल पर नहीं है। एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन की हम बात कर ही चुके हैं। बैंक निफ्टी का पोर्टफोलियो रेशियो भी 1.17 पर है। विक्स अनचेंज है, तो कोई खास डेटा में बदलाव है नहीं। अब आइए आपको स्टॉप लॉस दे दूँ। स्टॉप लॉस जो सही एकदम बढ़िया निकल कर आता है वो है 17,475 इंट्राडे भी और क्लोजिंग भी। बेसिकली ये समझ लीजिए 17,500 के नीचे क्लोज होता है निफ्टी अब, तो आपको हल्का सा अलर्ट होना है। जब तक 17,500 एक्चुअली 17,490 निकल कर आता है, तो मैंने 5-15 पॉइंट का मैंने कहा मैं आपको बोलूँ कि दिमाग लगा लेना अपना, इससे बढ़िया मैं खुद ही लगा लूँ, सब लोग मिलके इतना अपना अपना लगाएं। इससे बढ़िया मैं अकेला लगा लूँ सबके भी पे। इसलिए मैंने 17,500 की जगह 17,475 का स्टॉप लॉस दे दिया और प्रिसाइज स्टॉप लॉस 17,468 का आता है। तो 17,475 का स्टॉप लॉस रख लें इंट्राडे। जिनको इंट्राडे में छोटा स्टॉप लॉस रखना है जी, वो 17,600 भी रख सकते हैं। अच्छा, क्योंकि 17,650-60 पे आप बंद हुए हैं, 65 पे सॉरी। छोटा रखना है 17,600 रखो। अगर बड़ा आप रख सकते हैं, जो सही स्टॉप लॉस है वो 17,500 के नीचे है। ठीक है। बैंक निफ्टी जो स्टॉप लॉस आपके लिए निकल कर आता है वो आता है 39,300 का। प्रॉब्लम क्या है, 39,300 का स्टॉप लॉस 500 पॉइंट दूर है। क्लोजिंग तो यही रखना है आपको, इसमें बदलाव नहीं होगा। ओके। इंट्राडे में अगर आप चाहें तो 39,500 रख सकते हैं अपनी इच्छा के हिसाब से। 800 पे बंद हुए, चाहे तो आप 39,500 रखिए। 39,500 के पहले स्टॉप लॉस नहीं है इंट्राडे के लिए। 300 पॉइंट की रिस्क तो आपको माननी पड़ेगी। ठीक है, ये आपके लिए स्टॉप लॉस। अब आइए शॉर्ट साइड पे। वैसे शॉर्ट साइड का स्टॉप लॉस आपका निफ्टी का तो कल ट्रिगर हो गया होगा, सॉरी बैंक निफ्टी का, निफ्टी का नहीं हुआ। निफ्टी का तो हमने कल दिया था स्टॉप लॉस, मेरे ख्याल से निफ्टी का स्टॉप लॉस कल थोड़ा एक बार बताता हूँ मैं, मेरे पास होना चाहिए। हाँ, शॉर्ट साइड 17,700 था, वो ट्रिगर नहीं हुआ। क्लोजिंग भी 17,760 था। हाँ, कल निफ्टी का तो कल ट्रिगर नहीं हुआ, तो आज मैंने दोनों को चेंज करके 17,800 कर दिया है।
तो अब स्टॉप लॉस आप 17,800 का रख लीजिए। क्लोजिंग वैसे 17,760 का होता है, 40 पॉइंट का मैंने क्वेश्चन रख के 17,800 कर दिया। 17,800 के ऊपर बंद हो तो या 17,800 के ऊपर निकले तो काट लीजिए। बैंक निफ्टी का 39,750 का स्टॉप लॉस था इंट्राडे और क्लोजिंग, जो कल ट्रिगर हो गया, दोनों ही ट्रिगर हो गए। अगर अब भी नहीं काटा है तो अब 40,050 रखिए, ये आपका स्टॉप लॉस। ठीक है, समझ गए। चलिए अब आते हैं खरीदारी का। नई पोजीशंस पर। 17,475, 17,550 ये रेंज है जिसमें आज निफ्टी आपको आता है दिन के दौरान, करेक्शन के दौरान, तो आपको खरीदना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। 17,400 ये स्टॉप लॉस होगा। 550 तक लेना है, टुकड़ों में लेना है। 550 पे थोड़ा लिया, 475 पे थोड़ा ले लिया, इस तरह से टुकड़ों में खरीदिए। 575, 600, 650 तीन छोटे टारगेट, 690, 750 मीडियम टारगेट, 775, 800, 850 फाइनल टारगेट जिसके लिए खरीदारी करनी है। ठीक है। और जो बड़ा गैप ना मिले तो फिर उस समय देखेंगे 9:08 पर जहाँ खुलता है वहाँ क्या करना है। ओके। बेचना चाहते हैं जरूर शौक फरमाइए। 17,750 से सोचना शुरू कीजिए कि मुझे बेचना है। 800, 850 बहुत बढ़िया रेंज है, टुकड़ों में बेचिए ऊपर में, और बेचिए जरूर, डरना नहीं है, बेचिए। 800 पे आके ऐसा लगेगा कि क्यों बेचूं, ब्रेकआउट हो भी सकता है, एक बार होगा ना ब्रेकआउट, हर रोज तो नहीं होगा। Correct. तो एक बार तो वहाँ मौका बनता है। इस रनअप में पहली बार वहाँ पहुंचे वापस, तो एक बार 17,800 के आसपास जरूर बेचिए। 700, 775 पे पहला शुरुआत कर सकते हैं। 17,950 का स्टॉप लॉस होगा, छोटा लगाना है तो 17,900 का लगा लीजिएगा। टारगेट जो बनेंगे 17,700, 675 और 650 तीन छोटे टारगेट हैं। 600, 575 और 550 तीन मीडियम टारगेट हैं। 17,500 से 17,475 फाइनल टारगेट के लिए करनी है ऊपर बिकवाली। ठीक है। अब आइए बैंक निफ्टी खरीदना है आपको 39,425 से 39,625 इस रेंज में आए तो तीन टुकड़ों में लीजिए। 625 पे, 550 पे और 425 पे, तीन जगह आपका लेना चाहिए। और 39,200 का थोड़ा दूर का स्टॉप लॉस है, वही लगाइए ताकि आपका ट्रिगर ना हो। टारगेट जो बनेंगे 39,675, 750 और 800, ये तीन टारगेट तो बहुत विजिबल है। 850, 950 मीडियम टारगेट है। फिर 40,050, 40,325 और 40,500 तक के टारगेट्स आपके लिए बड़े वाले आते हैं। चलिए, तो 40,500 फाइनल टारगेट है। देखते हैं कैसा रहेगा बैंक निफ्टी का चार्ट। बेचने के लिए सर, बेचने के लिए दो चीजें आज। हाँ। एक तो अच्छी रेंज जब अपने को मिले तो वहां बेचना है, और वो है 40,325, 40,500। वहां आएगा तो थैंक यू करना है। ओके। ठीक है। आएगा कि नहीं वो पता नहीं, 700 पॉइंट ऊपर है, 500 से 700 पॉइंट, लेकिन नोट करके रख लो अभी आप खाली। 40,600 का स्टॉप लॉस होगा। 40,050, 39,950, 39,875 और 39,800 ये विजिबल टारगेट्स होंगे। नीचे के टारगेट थोड़े एग्रेसिव हैं, 39,750, 675, 39,600 और 39,550 ये सारे टारगेट्स के लिए ऊपर में आपको करनी है बिक वाली। ठीक है। दूसरा है, ये इंटरेस्टिंग है दीप, एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बैंक निफ्टी में बिक वाली का। अब आप सोचोगे बैंक निफ्टी बार बार ब्रेकआउट दे रहा है, आप एग्रेसिव ट्रेडर्स को बेचने की मौका। देखो जो पहले बढ़ता है, अगर करेक्शन आना है और नीचे आना है तो आएगा भी वही पहले। शुरुआत वापस नीचे आने की बैंक निफ्टी से ही पहले होगी, ये ध्यान में रखिएगा। करेक्ट, करेक्ट। अगर लीडरशिप ऊपर में है तो लीडरशिप नीचे भी ऐसा नहीं होगा कि बढ़ने में पहले बढ़े, घटने में बाद में घटे। बैंक निफ्टी की वो आदत नहीं है ना। बैंक निफ्टी बहुत क्लियर है, अगर आगे रहना है तो दोनों तरफ आगे रहना है। सो अगर घूमना है तो जो सही जगह है घूमने की वो है दीप 39,950 से 40,050 ये लाइए। ओके। 39,900 एग्रेसिव ट्रेडर वाला लाओ। हाँ, ये एग्रेसिव ट्रेडर्स को 39,950 से 40,050 में बेचना है। स्टॉप लॉस 40,125 का होगा आपका। ठीक है। लेकिन 40,125 पार कर तो शॉर्ट काट लेना। स्ट्रिक्टली वो तो अग्रेसिव में आप कहते ही है ना, पक्का काट लेना। फिर शॉर्ट नहीं ना, वो 325 से 500 लेके जाएगा, आप देखते रहे। नहीं, 39,950 में बेचना है, नहीं कि 40,950। ये गलत आ रहा है। 39,950 से 40,050, 40,500 कहाँ से हटाइए इसको। 39,950 से 40,050 की रेंज में बेचिए। 40,125 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो बनेंगे 39,875, 39,800 और 39,750 तीन छोटे टारगेट हैं। 39,675 और 39,600 मीडियम टारगेट है। 39,550, 39,425 और 39,325 तक के टारगेट के लिए एग्रेसिव ट्रेडर्स यहीं पर बिकवाली कर सकते। कोशिश एक बार कर सकते हैं। मूड माहौल देखो, आज तो अमेरिका खुलेगा भाई। देखो अमेरिका कितने 6 में से 5 दिन घटा है। हाँ। और नैस्डैक 6 में से 6 दिन घटा है। अब आप किस कैंप में है? एक भाई ट्रेंड तो कमजोरी का ही है, डाउ फ्यूचर थोड़े ऊपर हो गए, अब पता नहीं क्या है। दूसरा ये
कि नहीं इतना घटा है तो एक बाउंस तो मिलेगा। जिसकी जैसी सोच है उस हिसाब से काम करें, अपने लेवल के हिसाब से, डेटा के हिसाब से। सिंपल डन सर। चलिए तो डेटा को फॉलो करिए। अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बिकवाली का मौका है क्लियर बैंक निफ्टी में। डेल्टा अभी भी बैन में बना हुआ है और कोई बदलाव हुआ नहीं है बैन लिस्ट में। अच्छा सर, इंपॉर्टेंट लेवल्स वायदा कारोबार से? वायदा कारोबार में दीप 17,700 ये इंपॉर्टेंट लेवल है। 17,700 के पार निकलकर टिकने पर फ्रेश खरीदारी है और आती दिखेगी। 17,700 के कॉल्स पर 48 लाख शेयर हैं। नीचे 17,600 आपके लिए तुरंत सपोर्ट का काम करेगा, जहां 54 लाख शेयर हैं और 31 लाख शेयरों की एडिशन कल ही हुई है। सो बेसिकली आप ये समझिए 17,550 17,600 आपके लिए सपोर्ट हो गया। 17,700 17,775 ऊपर की रुकावट की जगह। 17,540 17,600 ध्यान से सुन लीजिए। 17,540 17,600 तुरंत डे ट्रेडर्स के लिए खरीदारी की जगह सपोर्ट हो गया। 17,700 17,775 तुरंत रुकावट की जगह। ये टाइम पास होगा आपके लिए, समझिए। पहले तो 600 700 में ही आप टाइम पास करोगे, राइट। 700 के ऊपर माफ कीजिएगा, 700 के ऊपर निकलेंगे तो 750 775 पे जाके रुकेंगे। 600 के नीचे आए तो 540 550 पे आके रुकेंगे। चांस कम है कि आप 600 के नीचे आए। 700 के ऊपर जाने के चांस बनते हैं क्योंकि वहां से आप ज्यादा दूर नहीं है। करेक्ट। 750 775 पे पहली रुकावट है, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है सर। बैंक निफ्टी में तो एक ही लेवल इंपॉर्टेंट है दीप, 40,000। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 22 लाख शेयरों का कॉल्स में वहां पर है। 40,050 के ऊपर मजा आएगा, जैसा कि हम इंतजार कर रहे थे 2 दिन के। 39,700 कल भी हम कह रहे थे, 39,700 पार होने दो, मजा आएगा। आ गया करेक्ट सर। वैसे अब 40,050 पार होगा तो नया मजा आएगा, बाकी जितना आ रहा है उतना तो आ ही रहा है। एग्जैक्टली ठीक है सर। चलिए तो ये है आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स और आज का पूरा ट्रेड का सेटअप। अग्रेसिव ट्रेडर्स बैंक निफ्टी में बिकवाली का मौका है। वैसे हाई बीटा है बैंक निफ्टी, दोनों तरफ की लीडरशिप आपको दिखा सकता है। खबरें और साथ ही ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जानते हैं हमारी टीम के साथ। कुशल, अरमान, आशीष तीनों हैं तैयार। कुशल, मॉर्निंग बताएं क्या कह रहे हैं आज के ट्रिगर्स, आज की खबरें? मॉर्निंग दीपा। ट्रिगर्स के लिहाज से आज एक सेगमेंट से नागार्जुन फर्टिलाइजर के नंबर्स आने वाले हैं। साथ ही फाइजर पर नजर रखिए। अंतरिम डिविडेंड पर कंपनी की बोर्ड बैठक आज ही होती हुई दिखेगी। ड्रीम फोक्स सर्विसेज, इसकी लिस्टिंग होगी। प्राइस बैंड 308 से 326 रुपए तय किया गया था और कुल सब्सक्रिप्शन कंपनी का ऑलमोस्ट 57 टाइम्स होता हुआ दिखा था। किस प्राइस सर वही तो जानना है। 9 बजे 9 बजे 9 बजे आप प्री ओपनिंग सेशन की जब शुरुआत होगी तब आपको बताएंगे कि किन लेवल्स पर लिस्टिंग होगी। गजब का रेस्पॉन्स मिला था, बहुत शानदार रिस्पांस मिलता हुआ दिखा है ड्रीम फोक्स सर्विसेज को। तो फाइनल लिस्टिंग हम देखेंगे 9 बजे। तो पराग मिल्क फूड्स यहाँ पर भी नजर रखिए। 1.2 करोड़ प्रेफरेंशियल बेसिस पर इशू किए जो शेयर्स हैं वो लिस्ट होते हुए नजर आएंगे। साथ ही प्राइस बैंड रिविजन है 20% से 10%। अब फाइनली TTML आता हुआ दिख रहा है और 10% से 5% आइनॉक्स विंड एनर्जी का भी हुआ है। एक्स डेट में गेल है, बोनस शेयर जो जारी किए थे 1:2 के रेशियो में, तो वो फोकस में रहेगा। साथ ही कामधेनु यहाँ पर जो पेंट डिवीजन का डमर्जर है इसको लेकर जो है इसमें इशू ऑफ शेयर्स होने वाले हैं इन द रेशियो ऑफ 1:1, तो यहाँ पर फोकस रखिएगा। आईपीओ अपडेट है मेरे पास तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक को लेकर। कुल मिलाकर 0.8 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल निवेशकों पार्टिसिपेशन 1.53 टाइम्स यहाँ पर आया है। एनटीपीसी को लेकर भी एक अंत में खबर है, जहाँ पर 600 मेगावाट के झाबुआ पावर प्लांट का इन्होंने अधिग्रहण किया है। कुल 925 करोड़ रुपए में ये पावर प्लांट का अधिग्रहण किया गया है और एनसीएलटी से 6 जुलाई को इस चीज़ की मंजूरी दे दी गई थी। इसके अलावा इससे जुड़ी हुई 2 और खबरें हैं, जिसमें इस साल कैप्टिव माइन से कोल प्रोडक्शन 62% की बढ़ोतरी हुई है और कोल प्रोडक्शन 4.55 MMT से बढ़कर 7.66 MMT हुआ है। और अंत में कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें कंपनी कुछ सब्सिडियरी और जेवी में अपनी हिस्सेदारी प्राइवेट प्लेसमेंट और आईपीओ द्वारा विनिवेश कर सकती है। तो इस वजह से इन तमाम खबरों की वजह से एनटीपीसी फोकस में रहेगा। ओके तो ये है आपके लिए कुछ खबरों वाले शेयर्स। पावर स्टॉक्स पर रखिए नजर, एनटीपीसी के लिए जो बड़े अपडेट्स आ रहे हैं। अरमान, मॉर्निंग बताएं आप कौन सी खबर लेकर आए हैं? जी, नारायण हृदयालय पर ध्यान रखिएगा क्योंकि शिवा एंड शिवा ऑर्थो हॉस्पिटल के साथ कंपनी ने बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट किया है और ये स्लम सेल के बेसिस पर बेंगलुरु में जो स्थित हॉस्पिटल है उसके अधिग्रहण करेगी और ये अधिग्रहण जो किया जाएगा वो 200 करोड़ रुपए में जो पूरा है अधिग्रहण किया जाएगा और 31 दिसंबर तक इस अधिग्रहण की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। उसी के साथ साथ शिवा एंड शिवा ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल के लगभग 80 करोड़ के ओसीडीज को कंपनी सब्सक्राइब भी करेगी और 4 साल के बाद ही इन ओसीडीज का वो
वापस जो है उसका रिडीम कर सकती है। फोर्स मोटर्स पर ध्यान रखिएगा क्योंकि इनके अपडेट आते हुए दिखे हैं। अगस्त में जो गाड़ियों की कुल उत्पादन आया है वो लगभग 10% बढ़कर आया है वाई आधार पर। घरेलू बाजार में अगर आप बिक्री देखेंगे तो बिक्री भी लगभग 22% बढ़कर आती हुई दिखी है। और अगर वाहनों का कुल निर्यात देखेंगे तो वहां पर भी आपको लगभग यहां पर आपको घाटा दिख रहा है, 17% की कटौती आती हुई दिखी है। और अंत में मेरे पास कुछ बल्क डील्स है जिसमें वी मार्ट है, एचएसबीसी बैंक मारुतिज ने लगभग 14 लाख शेयर्स बेचे हैं और प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने लगभग 11.5 लाख शेयर्स है जो खरीदे हैं। और उसी के साथ साथ अपोलो माइक्रो सिस्टम जिसमें जुपिटर इंडिया फंड ने 2.5 लाख शेयर्स जो हैं 158 मतलब 159 के भाव पर अगर आप देखेंगे तो बेचे हैं। बिल्कुल, तो कुछ और बल्क डील्स हो रही हैं। रोज ही हम देख रहे हैं कुछ बड़ा ब्लैक एक्शन बल्क डील्स का कई सारे स्टॉक्स में होता है। आइए नजर डालते हैं आज के ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर भी एफआईआर में। मॉर्निंग आशीष, बताइए क्या कहना है आज ब्रोकरेज का। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए टायर स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है। अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1975 रुपए की क्लोजिंग है। ये 1650 रुपए का करीब जो है लक्ष्य दे रहे हैं, लेकिन मान रहे कि आगे जाकर रेवेन्यू ग्रोथ में जो है हल्की सी गिरावट देखने को मिल सकती है। और साथ में यूरोप में जो है स्लो डाउन देखा जा रहा है डिमांड की एग्री और इंडस्ट्रियल टायर के लिए, तो इसका एक असर देखने को मिलेगा। लेकिन कंपैरेटिवली अगर दिखें तो टायर स्पेस में इन्हें पसंद आता है अपोलो टायर्स। यहाँ पर देखिए ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 255 रुपए की क्लोजिंग है, 329 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। और मान रहे कि टॉप 2 प्लेयर में आता है इंडियन पीवी मार्केट्स में। मार्जिन्स काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सपांड किए हुए हैं और आगे जाकर भी जो कॉस्ट है वो पास ऑन कर देता है। आरओई आरओसी के लिहाज से भी काफ़ी बढ़िया है। पूरा जो इंडिया का बिजनेस है, यूरोप का बिजनेस है, अच्छा चल रहा है, जिसके चलते बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के मुकाबले अपोलो टायर्स इन्हें ज़्यादा पसंद आ रहा है। इसके अलावा नजर रखिए मनप्पुरम फाइनेंस पर। यहाँ पर बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। 100 के जाकर थोड़ी बहुत आपको तेजी देखने को मिल सकती है। खास बात यह कि मौजूदा भाव के हिसाब से देखें तो वैल्यूएशन अब इन्हें अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। इसी के साथ एसआरएफ यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 2601 रुपए की क्लोजिंग है, 2757 रुपए का लक्ष्य दिया। ये मान रहे कि इन्वेस्टर मीट हुई थी जहां पर इन्होंने बताया कि काफ़ी बड़े केपेक्स प्लान है और साथ में जो रेफ्रिजरेंट गैस एक्सपोर्ट्स को लेकर कुछ कंसर्न सामने आ रहे थे, वो भी इनका जो कंफ्यूजन है वो हल किया है। तो कन्विक्शन अब बना हुआ है एसआरएफ के ऊपर। बंधन बैंक यहाँ पर भी नजर रखिएगा, जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, 284 रुपए की क्लोजिंग है, 400 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। मान रहे कि थोड़े बहुत स्लिपेजेस आगे देखने को मिल सकते हैं। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे क्रेडिट स्विस की तरफ से रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 800 रुपए की क्लोजिंग है, लेकिन जो लक्ष्य है वो 850 से बढ़ाकर 925 कर दिया है। और अंत में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, यहाँ पर जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, 1262 की क्लोजिंग है, 1620 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। लेकिन मान रहे कि रिस्क एंड रिवॉर्ड अगर आप देखें तो मौजूदा भाव से काफी बढ़िया लग रहा है। अन्य प्राइवेट पीयर्स के मुकाबले जो इनकी प्रीमियम ग्रोथ है वो काफी अच्छी देखने को मिली है। तो कन्विक्शन बनाए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर 1620 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जिन पर रहेगा आज एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल। करते हैं शुरुआत पिक ऑफ द डे के साथ। बैटिंग पिच काफ़ी अच्छी है और ऐसे में आमतौर पर बंसल जी कभी नोटा का इस्तेमाल करेंगे नहीं, तो शुरुआत बंसल जी के साथ ही की जाए। सुप्रभात बंसल जी, बताएं क्या खरीदेंगे? ऐसा लग रहा है अभी अभी आपने ब्रेकफास्ट फिनिश किया है। सुप्रभात अनिल। नहीं, सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी देखिए, अब तो आपके साथ बैठ के आपके साथ सीखे अनिल जी। खराब वेदर में भी अनिल जी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छे वेदर की बात है। और अनिल जी ब्रेकफास्ट का टाइम अनिल जी मेरा अलग है, वो पूरा टाइम सेट कर रखा है मैंने। अच्छा, जो आप बोलते हैं ना कि जैन साहब आते हैं तो कौन कौन उठता है, वसीम साहब आते हैं तो कौन कौन उठता है, जब दीप कमोडिटी का अनिल जी राउंड अप करते हैं तब मैं धीरे धीरे से ब्रेकफास्ट करता हूँ अनिल जी। तो अभी तो ब्रेकफास्ट नहीं करा। क्या बात है, बढ़िया। कम से कम इसी बहाने मतलब मुझे ये पता चला कि दीप का कमोडिटीज का जो कवरेज है वो लेट नहीं होना चाहिए, बस इन साहब को समय पर ले लेना चाहिए। जैन साहब 10 मिनट लेट हो गए तो पता चला कि चूहे दौड़ने लगे। आगे से मैं टाइमिंग का परफेक्ट ध्यान रखूंगा बंसल जी। बताएं सर। अनिल जी आज मेरा और कुणाल जी का ज्वाइंट पिक ऑफ द डे है और कुणाल जी की स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है कि शुरुआत वो करेंगे और मेरा काम सिर्फ लेवल देने का है। तो अनिल जी आपसे विनती है कि कुणाल जी से शुरुआत करें अनिल जी, फिर वो ओवर टू यू बोल देंगे अनिल जी। अच्छा, तो आप भी तो सीधा कुणाल जी को ओवर टू यू कर सकते थे, लेकिन आपने एंकर की इंपॉर्टेंस समझा
हमें मौका दिया उसके लिए दिल से धन्यवाद बंसल जी, नहीं तो बहुत सारे लोग तो डायरेक्टली कर लेते हैं। जी कुणाल जी, सुप्रभात। अनिल जी सुप्रभात, दीपांशु सुप्रभात, और साथ ही अनिल जी राकेश बंसल जी को भी सुप्रभात, जिन्होंने मुझे ओवरटेक किया अनिल जी सवेरे। तो अनिल जी, मैंने और राकेश जी ने आज एक जॉइंट पिक निकाली है, और कल इस पिक का जिक्र जो है दीपांशु ने किया था। अनिल जी, चलते चलते स्टॉक का नाम है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, जिसके चार्ट पर एक बड़ा ही ज़बरदस्त पैटर्न बना है, जिसको इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। बड़ा ज़बरदस्त ब्रेकआउट और मूव हमने कल के ट्रेड में आता हुआ देखा, और हमें लगता है कि इसमें न केवल आज बल्कि आने वाले पूरे सप्ताह में एक ज़बरदस्त मूव देखने को मिलेगा। तो इंजीनियर्स इंडिया है हमारा पिक ऑफ द वीक। ओवर टू राकेश। अनिल जी, काफी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, काफी समय बाद, कम से कम 3 साल बाद इस पे बड़े चार्ट पर एक बड़ा रिवर्सल है, तो आराम से लें। कल काफी बड़ा है, कल की क्लोजिंग के आसपास अगर मिल जाए या थोड़ा सा 1-1.5 रुपए नीचे मिले तो अच्छे स्तर होंगे। ट्रेडिंग के नजरिए से स्टॉप लॉस है 69.5, टारगेट है 77 का, बट बेहतर होगा करेक्शन पर इसको खरीद के होल्ड करें, और यहाँ काफी बड़ी तेजी आने वाले समय में देखने को मिलेगी। जॉइंट पिक ऑफ द डे कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से EIL। आइए मोदी जी, सुप्रभात, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दी। पिक ऑफ द डे में हमने चुना है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक को खरीद के चलेंगे। करीब 2 हफ्ते से जो कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, उस कंसोलिडेशन में बाइस पॉजिटिव नजर आ रहा है, और कल के सेशन में उस कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के पास ही काउंटर क्लोज हुआ है। तो हमें लगता है आज के सेशन में रैली स्ट्रेच हो सकती है। 775 के टारगेट्स के लिए एक्सिस बैंक को लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 744 का। ओके, एक्सिस बैंक ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय मोदी जी की तरफ से आती दिख रही है। अविनाश जी, सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरा जो पिक ऑफ द डे है वो हॉस्पिटल का एक दिग्गज प्लेयर है, और कंपनी का नाम है नारायण हृदयालय। इनफैक्ट अनिल जी, इन्होंने कल एक कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट की है कि इन्होंने एक ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल खरीदा है करीबन 200 करोड़ के लिए। हमारा मानना है कि इस एक्विजिशन से करीबन 350-400 करोड़ का रेवेन्यू अगले 2 साल में बढ़ेगा, और वैसे भी कंपनी ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस पहले क्वार्टर में दिखा है। करीबन 111 करोड़ का प्रॉफिट पहले तिमाही में दिखा है। पिछले साल करीबन 3700 करोड़ का रेवेन्यू और करीबन 350 करोड़ का प्रॉफिट किया है, तो काफ़ी बड़ा प्लेयर है। हमको लग रहा है कि स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में अभी भी निवेश के मौके हैं, और यहाँ पे हमने देखा है एक्विजिशन का दौर अभी काफ़ी हॉस्पिटल्स में चल रहा है, तो इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। मेरे ख्याल से अगर 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम कोई रखता है तो 850-860 का एक अच्छा टारगेट प्राइस मिलेगा। और दूसरा शेयर अनिल जी जो QSR स्पेस में हमको पसंद है, वो काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट हो गया, वो होगा देवयानी इंटरनेशनल। मैं समझता हूँ कि QSR स्पेस में काफ़ी हद तक प्राइसिंग पावर अभी वापस आ चुकी है, नॉर्मल सी हुई है। तो दोनों डाइन आउट एज वेल एज जो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी बड़ी है, और देवयानी इंटरनेशनल का जो फ्रेंचाइजी है वो KFC का है। बहुत ही बढ़िया तरीके से वॉल्यूम ग्रोथ इन्होंने पहले क्वार्टर में डिक्लेयर किया था, तो मुझे लग रहा है कि 225-230 देवयानी इंटरनेशनल में भी एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स को मिल सकता है। तो ये दूसरा स्टॉक मेरी तरफ से। तो देवयानी इंटरनेशनल ये भी एक वो स्टॉक है जो हमारे स्पेशल 25 में रहा है। बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल वाली कंपनी, ग्रोथ जबरदस्त है। यहाँ पर 230 के टारगेट के साथ खरीदारी करने की राय अविनाश जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। किरण जी, सुप्रभात, बताएं सर, शुरुआत करें पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, दीप, वेरी गुड मॉर्निंग। कैश मार्केट का ही स्टॉक है, किसांगी इंडस्ट्रीज, इधर बाय करने की सलाह है। 59 का क्लोज है, आपका स्टॉप लॉस 57 का रहेगा। आज के लिए टारगेट 66, अगर पोजिशनली अगर ये होल्ड करते हैं तो मुझे लगता है 73 के टारगेट्स आपको 4 से 5 दिनों में देखने को मिल जाना चाहिए। बहुत अच्छी खासी ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे, और उसके साथ साथ डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिली है। तो मेरा मानना है ये छोटे से रिस्क के साथ एक अच्छा टारगेट आपको देखने को मिलेगा। परसेंटेज वाइज काफी बड़ी अपमूव देखने को मिलेगी। ओके, तो सांगी इंडस्ट्रीज है वो स्टॉक जहां खरीदारी करने की राय। दीप, कैश मार्केट के बहुत सारे स्टॉक्स आ रहे हैं, आप देखिए। एक मोदी जी को छोड़ दे तो EIL, नारायण, देवयानी, सांगी इंडस्ट्रीज, और सीमेंट स्टॉक्स में भी एक्शन भरपूर है। सांगी भी उसी तरह से, ये भी हमारा SIP स्टॉक रहा हुआ है, काफ़ी बढ़िया। EIL भी रहा हुआ है इससे कायदे से। एकमात्र, शायद एकमात्र तो नहीं कहेंगे, कुछ एक चुनिंदा स्टॉक ऐसे रहे हैं SIP में जिन्होंने ढंग का काम नहीं किया, उनमें से एक EIL भी है। कॉस्ट के पास ही है। हाँ, कॉस्ट के पास है, लेकिन उसके लिए थोड़ी देते हैं अपने। गेंस नहीं आए, खराब तो रही, गेंस नहीं आए।
चलिए तो EIL इस पर रखी नज़र। और भी कई सारे कैश कॉल्स हैं जहां पर आपको करना है फोकस। कुछ और स्टॉक्स पर भी एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं। वी मार्ट कल हमने देखा स्टॉक में बड़ा एक्शन बनते हुए देखा था और लग रहा था कि शायद ब्लॉक डील हुई है, और वैसा ही हुआ है। HSBC बैंक मॉरिशस ने 14 लाख शेयर्स बेचे हैं, उसके सामने प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने करीब 11.5 लाख शेयर्स खरीदे हैं। अविनाश जी, ट्रैक करते हैं सर वी मार्ट रिटेल, कल की बड़ी ब्लॉक डील के बाद कोई राय बन रही है सर इस पे? नहीं, डेफिनेटली इनफैक्ट दीपांशु, देखिए मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की नॉर्मल से भी मार्केट में आ रही है और जिस प्रकार का कंजम्पशन स्पेंडिंग बढ़ रहा है, रिटेल प्लेयर्स के लिए डेफिनेटली अच्छी बात है। और वी मार्ट रिटेल में तो मुझे लग रहा है कि कल के डील के बाद कुछ ना कुछ डेफिनेटली और एक्यूमुलेशन या बाइंग आ सकती है। हमको लग रहा है कि ये भी एक ऐसा स्टॉक है जो टायर 2 टायर 3 मार्केट्स में ज़्यादा प्रेवलेंट है और जहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही स्ट्रांग है। तो अगर किसी का 1.5-2 साल का नजरिया है, स्लाइटली लॉन्गर टर्म, तो डेफिनेटली अगर थोड़ा स्टॉक और गिरावट में मिलता है तो एक्यूमुलेट करना चाहिए। रिटेल स्पेस हमको काफ़ी पसंद है और बड़े में ऑफकोर्स डीमार्ट काफ़ी बड़ा काम कर रहा है, बट टायर 2 टायर 3 मार्केट्स में वी मार्ट रिटेल जैसे प्लेयर्स को काफ़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। ओके, तो ये है आपके लिए वी मार्ट, जिस पर रखिए नजर। कल बड़ी ब्लॉक डील भी हुई थी, उसके बाद स्टॉक एक्शन में भी रह रहा है। एक बार जरा चार्ट पर भी राय ले लेते हैं। मुदत जी, वी मार्ट का चार्ट देखें सर। वी मार्ट के अगर चार्ट पे बात करते हैं, कंसोलिडेशन बना हुआ है और उस कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन होगा 2780, 100 रुपये नीचे। अगर 2780 को होल्ड करता है तो भी ये जो कंसोलिडेशन है ये कंटिन्यू रहेगा। लोअर साइड में 2780 पर सपोर्ट है और हायर साइड में 3060। ये एक रेंज में ये काउंटर बना हुआ है। 3060 के ऊपर निकलेगा तभी फ्रेश लॉन्ग करके चलेंगे, अदरवाइज यहाँ पर जो पोजीशन है 2780 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड करके चल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए वी मार्ट, जिस पर आपके लिए रखनी है नज़र। आज एक्शन में आ सकता है ये काउंटर। एक और कैश कॉल है अपोलो माइक्रो, यहाँ पर भी हमने कल एक्शन होते हुए देखा है। यहाँ पर जुपिटर इंडिया फंड ने करीब 2.5 लाख शेयर्स की बिकवाली करी है। कुणाल जी, जरा एक बार चार्ट देखें सर अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के। कल थोड़ा ऊपर था, 156 की क्लोजिंग, 6% ऊपर कल बंद हुआ है। देखिए, काफ़ी समय से दीपांशु हम देख रहे हैं कि स्टॉक एक बहुत सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। एक बड़ा बेस बना है 120-22 के आसपास और उन लेवल्स को स्टॉक ने बहुत समय तक एक बेस बिल्डिंग करी है और अब इसमें दोबारा से मोमेंटम बनता दिख रहा है। तो मुझे लगता है एक बार के लिए स्टॉक 180-85 के अपने रिसेंट हाइस तक जा सकता है। 185-190 एक बहुत क्रिटिकल रेजिस्टेंस एरिया है, उसको पार करने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। तो फिलहाल के लिए स्टॉक बुलिश दिखता है, 180 तक का टारगेट। ओके, तो ये है आपके लिए अपोलो माइक्रो, जहां पर रखनी है आपको नज़र। ये काउंटर भी फोकस में रहने वाला है आज के लिए। कुछ बड़ी ब्लॉक डील्स यहाँ पर होते हुए दिखी हैं। टायर स्टॉक्स पर एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज अंडरवेट है और यहाँ से सिग्निफिकेंट डाउनसाइड देख रहे हैं, बट उसके सामने मॉर्गन स्टैनली अपोलो टायर्स पर ओवरवेट है। 255 के सामने 330 का टारगेट यहाँ पर उन्हें दिख रहा है। तो टायर स्टॉक्स दोनों ये फोकस में रहेंगे। अविनाश जी, आपको कौन सा पसंद है दोनों में से सर, बालकृष्ण या अपोलो? देखिए, मुझे लग रहा है कि वैल्यू क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बालकृष्ण इंडस्ट्रीज एक बेटर चॉइस रहेगा, क्योंकि इनका जो बिजनेस मॉडल है वो दूसरे टायर कंपनी से बिल्कुल अलग है। ऑफ टायर सेगमेंट में, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में वहाँ पे ज़्यादा प्रेवलेंट है और इनका ज़्यादातर जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आता है। एक ही दिक्कत है कि इनका काफ़ी बड़ा एक्सपोजर यूरोपियन मार्केट्स पे है और दीपांशु, जैसे सभी को पता है कि यूरोप अभी फ़िलहाल एक ख़राब सिचुएशन से गुजर रहा है और यहाँ पे अगर इकोनॉमी में कोई बड़ी रिसेशन की पॉसिबिलिटी आती है तो डेफिनेटली बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ को थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है शॉर्ट टर्म के लिए। तो मेरे ख्याल से ऐसे शेयर्स को गिरावट में आपको खरीदना चाहिए जब ऑब्वियसली एवरीथिंग बिकम्स नॉर्मल। यहाँ पे अपसाइड भी उतनी तेजी से आएगी। तो डिस्पाइट द काइंड ऑफ नेगेटिव हेडविंड्स, हमको लग रहा है कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है, प्रोवाइडेड व्यू थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म है। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म अगर व्यू है तो बालकृष्ण अच्छा लग रहा है। मॉर्गन स्टैनली के व्यू ठीक है, बट अविनाश जी कह रहे हैं कि आगे जाकर परफॉर्मेंस यहाँ से अच्छी आपको आती हुई दिख सकती है। एनटीपीसी, किरण जी से इसके चार्ट पर राय लेनी है। किरण जी, जरा एनटीपीसी का चार्ट देखें। रोज थोड़ा थोड़ा मूवमेंट पावर स्टॉक्स दिखा रहे हैं और एनटीपीसी यहाँ पर जो जाबुआ पावर प्लांट है उसके एक्विजिशन की मंजूरी एनसीएलटी से मिल गई है। आईबीसी के तहत इसका एक्विजिशन कर रहा है करीब 925 करोड़। साथ ही प्रोडक्शन में इनकी बढ़ोतरी रही है, जो कैप्टिव माइन से कोल आ रहा है। आगे जाकर और इन्वेस्टमेंट के भी प्लान्स हैं। चार्ट्स क्या कह रही हैं सर एनटीपीसी के?
मीडियम टर्म आउटलुक से बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न है, ऑल टाइम हाइज टेस्ट कर रहा है और एक बार 165 का एक छोटा सा ऑप्शन बैरियर है, ये एक बार निकल जाए तो मेरा मानना है कि एक अच्छी खासी अपमूव देखने को मिलेगी और जो ऑल टाइम हाई है उसको टेस्ट करते नजर आएंगे, वो है लेवल 175-176 का। तो 175-176 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग पोजिशंस इनिशिएट करने की सलाह होगी। आपका स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 4 रुपए नीचे 160 के नीचे होना चाहिए। ओके 160 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ एनटीपीसी पर रखिए नजर, ये काउंटर भी फोकस में रहेगा। कोई पावर स्टॉक जो आपके रेडार पर हो अविनाश जी? देखिए मुझे लग रहा है कि पावर स्टॉक में अगर हम बात करें तो जो डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस है वहाँ पे हमको लग रहा है कि केईसी इंटरनेशनल एक अच्छा विकल्प हो सकता है। कंपनी की ऑर्डर बुक भी बहुत अच्छी है, एग्जीक्यूशन भी काफ़ी अच्छा है और अभी एक्सपोर्ट मार्केट में वापस टर्न अराउंड आया है, तो केईसी विल बी अ बेटर चॉइस। मुझे लग रहा है कि अर्निंग्स ग्रोथ भी इस साल काफ़ी अच्छी रही, तो अराउंड 390-400 अगर किसी को खरीदना भी है तो मुझे लग रहा है कि केईसी इंटरनेशनल एक अच्छा विकल्प होगा, जहां पे कम से कम साल भर में आपको 18-20% अपसाइड मिलने की डेफिनेटली पॉसिबिलिटी लग रही है। ओके तो केईसी इंटरनेशनल के साथ जाएंगे अविनाश जी, इस सेक्टर में यहाँ पर रखनी नजर। नारायण हृदयालय ये भी फोकस में रहने वाला है, जो उन्होंने एक एक्विजिशन करी है। फोर्स मोटर्स यूजुअली ज़्यादा चर्चा होती नहीं है इस चार्ट की, बट इन्होंने प्रोडक्शन अपडेट दिया है। अगस्त में 10% टोटल प्रोडक्शन बढ़ा है। घरेलू बाजार की बिक्री की अगर बात करें 22% बढ़कर आई है और एक्सपोर्ट्स भी 17% बढ़े हैं, तो परफॉर्मेंस तो अच्छी रही है फोर्स मोटर्स की। बंसल जी चार्ट्स पर ओके बंसल जी के साथ दोबारा कनेक्ट करते हैं। मुदित जी जरा एक बार चार्ट्स देख लें फोर्स मोटर्स के। सर चार्ट तो बहुत बढ़िया है दीप, इसमें भी और तेजी बनेगी और 1500 रुपए के टारगेट्स निकल कर आते हैं, क्योंकि जिस तरह के चार्ट्स बने हुए हैं, एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया और उसका ब्रेकआउट आया था 30 अगस्त को और वहां से लगातार ये काउंटर तेजी दिखा रहा है, तो चार्टिकली काफी साउंड लग रहा है। 1500 रुपए तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। जो पोजीशन है होल्ड करके चलिए, कोई डिप आता है बाय करके चलने की भी सलाह होगी 1240 के स्टॉप लॉस के साथ। तो फोर्स मोटर्स ये भी एक और काउंटर है, रेडार पर रहना चाहिए। एक्साइड और अमर राजा, अविनाश जी कोई बड़ी वजह सर जो कल इतना बड़ा ब्रेकआउट देखा? 8% एक्साइड, अमर राजा 6.5% ऊपर था। आज रिपोर्ट भी आई है एक्साइड अमर राजा पर। जेपी मॉर्गन यहाँ पर अमर राजा के लिए 565 तक के टारगेट्स भी दे रहा है, उनके रेडार पर है। साथ ही एक्साइड पर 215 के टारगेट दे रहा है। बट कोई रीजन जो इतनी बड़ी मूव सडनली इन पर आती हुई दिखी सर? दीपांशु एग्जैक्ट रीजन तो मुझे भी पता नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि देखिए कमोडिटी प्राइसेस थोड़े नरम हो चुके हैं। कम से कम पिछले 2 क्वार्टर से अगर इनका जो मेन रॉ मटेरियल है लेड और जिंक, ये सॉफ्टनिंग साइंस दिखा रहा है, तो इसका डेफिनेट इम्पैक्ट पॉजिटिवली इन दोनों कंपनीज पे आएगा। अमरा राजा की बात करें तो देखिए अभी भी इस कंपनी की जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो काफ़ी पॉजिटिव है, बिल्कुल कर्ज ना के बराबर है। प्लस अर्निंग्स ग्रोथ जो पिछले 1-2 साल से थोड़ी सी रुकी हुई थी, होपफुली अगर रॉ मटेरियल की कीमतें कम होती है तो इसका फायदा इनको जरूर मिलेगा। और प्लस रेलवे और इंफ्रा स्पेस में जो इंडस्ट्रियल बैटरीज है वहाँ पे अमरा राजा का काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है, तो मुझे लग रहा है कि ये सारी बातें वैल्यूएशंस में अभी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। अमरा राजा ऊपरी लेवल से काफ़ी टूट चुका है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म वैल्यू निकल के आ रही है, तो ऑब्वियसली उसमें शायद थोड़ी सी अपसाइड मार्केट ने देखी है। बट ओवरऑल लॉन्गर टर्म पिक्चर देखें तो मैं समझता हूं कि बैटरी कंपनीज को बेनिफिट जरूर मिलेगा, क्योंकि ऑटो सेक्टर अगर ठीक ठाक चलता है तो ऑब्वियसली रिप्लेसमेंट और ओईएम जो बैटरी सेल्स है वो भी काफ़ी अच्छी तरह से आने वाले साल में बढ़ेंगे। तो नजर रखिए अमर राजा एक्साइड दोनों पर एक्शन है। इनफैक्ट अनिल जी कल फोकस भी आ रहा था इन कंपनीज पर। ऐसी मूव क्योंकि यूजुअली बाजार के रेडार पर रहते नहीं, इतने एक्टिव तो एटलीस्ट नहीं रहते। 2 कारण है। हाँ। एक तो डिमांड तो बहुत ही स्ट्रांग है, इसमें कोई डाउट ही नहीं ऑटो सेक्टर की, तो उस हिसाब से एक ये है। दूसरा रिप्लेसमेंट मार्केट भी बहुत स्ट्रांगली चल रहा है और रिप्लेसमेंट मार्केट में काफी लोग कह रहे हैं कि ये जो फ्लड वाली सिचुएशन हुई है देश भर में, तो बैंगलोर में स्पेशली, हाँ मतलब लगभग वैसे इस बार तो आधा देश मतलब कहीं ना कहीं आया है। बिल्कुल गाड़ियों के लिए तो क्या एक दिन भी पानी में जाए तो खराब होता है, तो वो रिप्लेसमेंट डिमांड भी बहुत स्ट्रांग आ रही है। और तीसरा बड़ा कारण जिसकी वजह से कल बड़ा मूव आया है वो ये कि लेड के प्राइसेस बहुत तेजी से घटे हैं। तो इनकी इनपुट कॉस्ट सबसे ज्यादा लेड प्राइसेस की है, तो लेड प्राइसेस जो घटे हैं ना उसकी वजह से कल ये काफी तेजी से भागे। तो ये तीनों कारण मिला के डिमांड वाला लॉन्ग टर्म कारण है, ये वाला पोजिशनल कारण है कौन सा जो फ्लड वाली सिचुएशन है जिससे रिप्लेसमेंट डिमांड बढ़ रही है, और जो इमीडिएट कारण जिसकी वजह से बढ़े वो लेड के प्राइसेस घटना। तो तीनों कारण सर मुझे लगता है आज भी एक्शन रहेगा इनमें, आज भी एक्शन रहेगा ना, आज भी रहना चाहिए। पूछते हैं जरा एक बार बंसल जी से। जी बंसल जी जरा देखें सर एक्साइड का चार्ट, कल तो 8% का ब्रेकआउट था, अब अगले लेवल्स क्या निकल कर आते हैं सर?
दीपांशु बड़ा बेहतरीन दीपांशु टेक्निकल स्ट्रक्चर है और एक्साइड और अमराजा दोनों में दीपांशु एक बड़े वाले ब्रेकआउट देखने को मिले हैं और प्रिफर्ड जो पिक है इस स्पेस से एक्साइड ही होगा। इनफैक्ट हल्की फुल्की करेक्शन अगर मिल जाए नीचे में 167 168 के लेवल्स मिल जाए तो अच्छे स्तर हैं। जिस तरीके का टेक्निकल पैटर्न है 181 182 के नियर टर्म टारगेट एक्साइड में निकल के आ रहे हैं। ओके, तो एक साइड पर रखिए नजर। अमर राजा, जरा किरण जी एक बार इसके चार्ट पर आप भी नजर डालें सर। 5.5% ऊपर कल दोनों काउंटर्स अमर राजा और एक्साइड दोनों ने कल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर किया। अमर राजा ने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का प्राइस पैटर्न ब्रेकआउट दिया है। पोजिशनली मैं मानता हूँ पहला रेजिस्टेंस आता है वो रहेगा 580 का, पर टारगेट जो प्राइस पैटर्न का टारगेट है वो 620 का है। इसके लिए टाइम लगेगा, पर मेरा मानना है कि पोजिशनली होल्ड करने जैसा काउंटर है। अभी के लिए मेरा स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 527 का, कैश लेवल्स की बात कर रहा हूँ। और जैसे स्टॉक 580 के लेवल्स टेस्ट करेगा तब आपका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चालू कर देना चाहिए। टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा किरण जी? हमारे पास 3:30 बजे तक का टाइम है। 3:30 बजे यानी बहुत जल्दी है। मैं दिनों का टाइम बोल रहा हूँ। मेरा मानना है कि कम से तो कम आपके 15 टाइमिंग दिन तक। अगर 3:30 बजे जल्दी है तो किरण जी आपके टाइमिंग के लिए क्या मार्केट एक्सटेंड कराएं 5-6 बजे तक? मतलब कैसे? नहीं अनिल जी, पोजिशनली बात कर रहा हूँ तो मेरा मानना है कि पोजिशनली आपको होल्ड करने की चल। हाँ, तो अब आप ये बताओ कि टाइम मतलब कुछ दिन लगेंगे। मुझे लगा टाइम मतलब आज ही की बात करें। कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने, हफ्ते अनिल जी। मुझे लगता है 2 से 3 हफ्ते में 580 के आसपास के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। तो 580 के टारगेट्स भी आ सकते हैं। अमर राजा, एक्साइड दोनों ही जबरदस्त मोमेंटम में आए हैं। देखते हैं आज कैसा ट्रेंड इन पर आते हुए दिखेगा। करते हैं स्वागत वागले साहब का भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मॉर्निंग वागले साहब, बताएं सर आपकी पिक ऑफ द डे। दीपांशु गुड मॉर्निंग, अनिल जी गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे होगा M&M फाइनेंस। कल एक प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिला है। वीकली हाई, स्विंग हाई ब्रेक किया है 210-12 के आसपास, 215 के आसपास का बंद है। मुझे लगता है ये 225 तक जाने के लिए तैयार है। 1 से 2 दिन का ये व्यू है और आपका स्टॉप लॉस 211 के नीचे का होना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए M&M फाइनेंस जिस पर आपको रखनी है नज़र। वागले साहब, एक राय आपसे भी लेनी थी। कुछ और स्टॉक्स जो अच्छे मोमेंटम में आते हुए दिखे हैं और वहाँ पर मूव आ रही है। भारतीय एयरटेल पर जरा राय दें सर। आज क्रेडिट स्विस की राय आई है 900 के टारगेट्स के लिए। दीपांशु, ये पैटर्न तो अच्छा बन रहा है और मुझे लगता है ये 900 का टारगेट तो ऑब्वियसली कुछ हफ्तों का नहीं होगा, कुछ महीनों का होगा। और मुझे लगता है ये पहला टारगेट मेरा 780 का होगा। ये अगर क्रॉस करता है और सस्टेन करता है फिर 900-920 तक के टारगेट के लिए ये तैयार होता है। मुझे लगता है ऑन द डाउन साइड 700 के नीचे जाना नहीं चाहिए। ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। पोजिशनल व्यू है ये। और 920-930 तक के टारगेट 3 से 6 महीने का ये व्यू है। तो ये है आपके लिए राय भारतीय एयरटेल जिस पर आपको रखनी है नज़र। स्टॉक थोड़ा अच्छे एक्शन में आपको आते हुए दिख रहा है। आइए एक और काउंटर जहां पर ब्रोकरेज की तरफ से पॉजिटिव व्यू आते हुए दिखा है। HDFC बैंक 2005 का टारगेट आया है। रिसेंटली थोड़ा मोमेंटम में वापस HDFC बैंक आते हुए दिखा है। अब इस टारगेट पर जाता है नहीं पता नहीं, बट जो मोमेंटम आया है बैंक्स में किरण जी, बैंक निफ्टी में HDFC बैंक से भी थोड़ा सहारा आ रहा है। क्या व्यू बनता है सर HDFC बैंक चार्ट पर? बैंक ब्रेकआउट के कगार पे बैठा है। मेरा मानना है कि जो हायर टॉप हायर बॉटम सिनेरियो है वो लगातार जारी है और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो लगभग 15 के आसपास है। तो 1515 ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। ये एक बार क्रॉस करेगा तो मेरा मानना है कि इधर से मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर हम ऑप्शन चेन डेटा देखते हैं तो 1500 में बहुत अच्छी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। तो मेरा मानना है 1500 से 1515 बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। पर जो चार्ट पैटर्न है मुझे लगता है कि ये ओवरकम कर देगा और फिर एक नई दिशा इस स्टॉक को देखने को मिलेगी। वापस एक बार एक हफ्ते 2 हफ्ते का वक्त देते हैं तो 1550 के लेवल्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए HDFC बैंक पर राय। बढ़ते आगे और अब वक्त है आपके लिए फर्स्ट ट्रेड की शुरुआत करने का हेडलाइंस के साथ।